मैं सज्जा हूँ। आप जो दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान का, मैं तो इंडिपेंडेंस डे नहीं कहूँगा, पाकिस्तान का डे गुजरा जिस पर पाकिस्तान बड़े खुशियाँ मनाए, और उस डे को बनाने वाले, पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले क़यादे आज़म हम जिसे बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी ये इस पर हमारा रिएक्शन है। तो देखते हैं दोस्तों कल इस पर क्या हमें जानकारी अब नहीं मिलती है जिन्ना के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। देखते हैं। मैं उसको एक साइकोपैथिक केस मानता हूँ और सच कहूँ तो जब मैं उसको मिला तब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि प्रशासनिक ज्ञान और जिम्मेदारी की भावना का इतना अभाव रखने वाला इंसान कैसे इतने शक्तिशाली पद पर बैठ सकता है। दोस्तों, ये शब्द इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका असली नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई था। दोस्तों, ये वही जिन्ना है जो एक पक्के मुस्लिम भी नहीं थे, जिन्हें नमाज तक पढ़नी नहीं आती थी, इवन जो पॉक तक खाते थे। उन्होंने मुस्लिम्स को सांप्रदायिकता के जहर का घूंट पिलाकर एक ऐसे मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कर दिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे शख्स जो कभी अपने सेक्युलर विचारों के चलते गोपाल कृष्ण गोखले, सरोजनी नायडू जैसे ग्रेट लीडर्स के प्रिय हुआ करते थे, पर आखिर में उन्होंने समाज को धर्म के नाम पर इस कदर बांटा कि हजारों लोगों की लाशों का अंबार लग गया। आज पाकिस्तान के लोग जो जिन्ना को अपने कायदे आजम मानते हैं, वो अगर जिन्ना की असलियत से रूबरू हो जाए तो शायद जिन्ना से नफरत करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिन्ना ने शर्म की सारी हदें पार करते हुए अपने से 24 साल छोटी अपने दोस्त की बेटी रति से शादी कर ली थी। आज पाकिस्तान की जो हालत है, जो दर दर की ठोकरें पाकिस्तान खा रहा है, पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने में जिन्ना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आखिर जिन्ना की पूरी कहानी क्या है? जिन्ना ने अकेले अपनी जिद से भारत से पूरा पाकिस्तान कैसे ले लिया, और जब मिला तो ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जिसका खामियाजा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है? इसके अलावा जिन्ना ने अपनी जानलेवा बीमारी को लोगों से क्यों छिपा कर रखा? इवन उन्होंने अपनी बहन तक को इस बीमारी के बारे में नहीं बताया था। क्या उन्हें डर था कि अगर उनकी बीमारी के बारे में नेहरू या गांधी में से किसी को भी पता चला तो वो पार्टीशन रोक देंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। साथ ही जिन्ना की लाइफ के उन आखिरी 24 घंटों की भी चर्चा करेंगे जब जिन्ना अपने ही देश में एक लावारिस लाश बनकर रह गए थे। और मैं दावा करता हूं कि आपको YouTube पर आज तक जिन्ना की लाइफ से जुड़ी ऐसी कॉन्फिडेंशियल ऑथेंटिक बातें कहीं और नहीं मिली होंगी। आप एंड तक बने रहिएगा। ब्रॉट अप। दोस्तों, जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ। उनके पिता जिन्ना भाई पूंजा और माता मिथी भाई जिन्ना एक बड़े ही समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्ना के दादाजी पूंजा भाई ठक्कर एक हिंदू थे जो गुजरात में राजकोट जिले के पनेली गांव में मछली पालन का काम किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदू थे तो फिर मुस्लिम क्यों बने? दरअसल मछली पालन उस समय के हिंदू समाज के लिए रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं था, जिसके चलते जिन्ना के दादाजी को मुस्लिम्स बनना पड़ा। जिन्ना के फादर और मदर दोनों ही कुछ टाइम के लिए पनेली गांव में रहे और जिन्ना के पैदा होने से पहले ही वो कराची में शिफ्ट हो गए। जिन्ना की शुरुआती शिक्षा कराची के साथ साथ बॉम्बे में भी हुई। मैट्रिक पास करने के बाद जिन्ना 1892 में अपने पिता के कहने पर अप्रेंटिस की नौकरी के लिए लंदन चले गए। लेकिन लंदन जाने से पहले ही जिन्ना की मम्मी ने उनकी शादी 11 साल की एमीबाई से कर दी। हालांकि जब तक जिन्ना अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौट पाते तब तक उनकी मम्मी के साथ साथ उनकी वाइफ दोनों की बीमारी के चलते डेथ हो चुकी थी। जिन्ना जब लंदन पहुंचे तब बजाय अप्रेंटिस बनने के उन्होंने लिंकॉलन इन में दाखिला ले वकालत की पढ़ाई करनी शुरू कर दी और 1895 में महज 19 साल की उम्र में जिन्ना इंग्लैंड के सबसे यंग बैरिस्टर बन गए थे।
पढ़ते पढ़ते लंदन के कल्चर का इन्फ्लुएंस जिन्ना पर इस कदर हुआ कि वो मरते दम तक उनकी पर्सनैलिटी पर रहा। जिन्ना बोलने से लेकर खाने पीने तक पूरे ब्रिटिश तरीके अपनाते थे। इवन वो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट हो गए थे कि अपनी मदर टंग तक को भूल गए। लंदन में पढ़ाई करते ही उनका सामना पॉलिटिकल लिबर्टी, डेमोक्रेसी जैसी आइडियोलॉजी से हुआ और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी जागने लगा। 1896 में जिन्ना जब वापस इंडिया आए तो शुरुआती कुछ सालों में जिन्ना ने वकालत की। पर देश में जब नेशनलिज्म की एक वेव चली तब जिन्ना भी उस वेव में कूद गए। एंटर इन पॉलिटिक्स, सेक्युलर जिन्ना। 1906 में जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जिन्ना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शुरुआती दौर में काफी सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल थी। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। यही नहीं, इस समय जिन्ना इतने सेक्युलर थे कि 1906 के शिमला समझौते में जब आगा खान जैसे मुस्लिम नेता ब्रिटिशर्स के पास जाकर समस्त मुस्लिम के नाम पर उनके तलवे चाटने की कोशिश की तब जिन्ना ने उनको खूब लताड़ा। यही नहीं, नेशनल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बनाई गई मुस्लिम लीग की भी शुरुआती दौर में जिन्ना ने खूब विरोध किया। जिन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट्स में हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई पैदा करने वाले सेपरेट इलेक्टोरेट का भी विरोध किया। पर 1913 में कई मुस्लिम लीडर्स की रिक्वेस्ट पर जिन्ना को आखिरकार मुस्लिम लीग ज्वाइन करना ही पड़ गया। उस समय जिन्ना ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस लीग में मरते दम तक रहने वाले हैं। लीग में आते ही जिन्ना लीग्स और कांग्रेस के बीच मौजूद खाई को पाटने में लग गए। जिन्ना की आइडियोलॉजी से उस समय के कई बड़े नेता प्रभावित थे। इवन 2013 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जिन्ना को एक हिंदू मुस्लिम एकता का ट्रू लीडर कहा था। यही नहीं, जिन्ना के इन्हीं विचारों की वजह से सरोजनी नायडू भी उनसे काफी प्रभावित थी। वेट, आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरुआत में तो जिन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई थी, पर अब तक जिन्ना के काम को देखकर लग तो नहीं रहा ये वही बंदा है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया। जब जिन्ना इतने ही सेक्युलर और राष्ट्रवादी नेता थे तो फिर वो कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों खेलने लग गए? एक अलग देश पाकिस्तान की डिमांड क्यों करने लग गए? दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसका आंसर आपको जल्दी ही मिलने वाला है। ये वो समय था जब भारतीय नेता ब्रिटिशर्स के अंदर रहकर ही अपने लिए कुछ संवैधानिक मांगे मांग रहे थे। वो ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ने की बजाय उनसे बस शासन में भारतीयों की ज्यादा भूमिका की उम्मीद कर रहे थे। इसी के चलते 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया जिसको जिन्ना का भी समर्थन मिला। जिन्ना संविधान का उपयोग कर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक भारतीय राजनीतिक पटल पर गांधी की एंट्री हो चुकी थी, जिनका मानना था कि बिना सत्याग्रह और अनशन करे हमें अपने अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। इसी आइडियोलॉजी क्लैशेस के चलते गांधी और जिन्ना के बीच अनबन होनी शुरू हो गई और जब कांग्रेस ने 2019 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन को गांधी के तरीकों से चलाने की बात कही तब जिन्ना ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और कुछ समय के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। जिन्ना के पॉलिटिक्स से बाहर हो जाने के पीछे एक कारण और था, उनका लव अफेयर, जिसके चलते वो लोगों के निशाने पर भी रहे। लव अफेयर ऑफ जिन्ना। ये वही समय था जब दार्जिलिंग में उनका प्रेम प्रसंग बेहद ही खूबसूरत लड़की रतनबाई रति से हुआ। दरअसल पूरा माजरा ऐसा था कि 1916 में मुंबई की गर्मियों से बचने के लिए जिन्ना अपने पारसी दोस्त दिनशा मानेक जी के यहाँ छुट्टियों के लिए गए थे। वहां जिन्ना की मुलाकात अपने दोस्त दिनशा की 16 साल की बेटी रति से हुई। कहा जाता है कि रति उस समय पूरे दार्जिलिंग में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। रति की निहायती सुंदरता को देख जिन्ना इस कदर पागल हुए कि उन्होंने अपनी और उस बच्ची की उम्र का भी ख्याल नहीं करा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो उनके दोस्त की बेटी है, वो भी उनसे 24 साल छोटी। बेहया बन जब जिन्ना ने शादी का प्रस्ताव अपने दोस्त के सामने रखा तब उनके दोस्त गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने जिन्ना को खरी खोटी सुना, उनको वहीं से ही वापस भेज दिया। पर जिन्ना यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी मंचलों की तरह पुरजोर कोशिश की रति से मिलने की और जब ये बात उनके दोस्त को पता चली तब उनको मजबूरन कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा, जिसके बाद रति को 18 साल की उम्र तक जिन्ना से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और जैसे ही रति 18 की हुई जिन्ना ने उनको बॉम्बे बुलवा इस्लाम धर्म में उनका कन्वर्जन कर उनसे शादी कर ली। उस समय जिन्ना के इस केस ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इवन पारसी समाज के लोगों से भी जिन्ना को खूब खरी खोटी सुनने को मिली।
हालांकि कुछ समय बाद ही उनमें मनमुटाव होना शुरू हो गया। रति जहां ओपन माइंडेड एक लिबरल जिंदगी जीने वाली औरत थी, वहीं जिन्ना धीरे धीरे लिबरल से कट्टर होते जा रहे थे। इसी मनमुटाव के कारण दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया और महज 29 साल की उम्र में रति की लंबी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि रति के जनाजे पर लोगों ने पहली और आखिरी बार जिन्ना को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। तो ये थी जिन्ना की लव साइड, जो उनके आशिक मिजाज स्वभाव और सॉफ्ट साइड को भी दिखाती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, रीएंटर इन पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन्ना नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर चुके थे। रिजाइन करने के बाद जिन्ना नेशनल पॉलिटिक्स से बाहर ही चल रहे थे। जिन्ना लंदन जाकर शिफ्ट हो गए थे। 1930 तक आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ रहा था और इसी समय ही मुस्लिम नेशनलिज्म की भी वेव एमर्ज हो रही थी। रहमत अली और मोहम्मद इकबाल जैसे लोगों ने मुस्लिम लीग में मुस्लिम्स के लिए एक अलग से मुस्लिम स्टेट की मांग रखनी शुरू कर दी थी और जब ये मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी तब लीग को फिर से ऐसे लीडर की जरूरत महसूस हुई जो उनकी मांगों को नेशनल फोरम पर रखने का मादा रख सके, और वो थे जिन्ना। यहाँ लोगों ने जिन्ना से विनती की कि वो लंदन से आकर मुस्लिम लीग की कमान संभाल मुस्लिम्स के लिए आगे आए। तब जिन्ना वापस आकर फिर से इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। हालांकि अब जिन्ना पहले वाले जिन्ना नहीं बचे थे। वो जिन्ना जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट मुस्लिम स्टेट जैसी डिमांड से नफरत थी, वो जिन्ना अब इन्हीं डिमांडों को आगे रखने लगे। इवन जिन्ना जो सेक्युलर थे, अब वो कम्युनल पॉलिटिक्स को तरजीह देने लगे। जिन्ना ने धीरे धीरे फिर से अपनी पॉपुलैरिटी को हासिल कर लिया और एक समय तक आते आते उनको लगने लगा था कि वो ही मुस्लिम्स के इकलौते नेता हैं और मुस्लिम लीग मुस्लिम की इकलौती पार्टी। बट 1937 के स्टेट इलेक्शंस ने जिन्ना के इस भ्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। टोटल 482 मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट में से लीग केवल 109 सीट पे ही जीत पाई। जब भारत के मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स लीग की बजाय कांग्रेस को चुना, भारत के मुस्लिम्स ने जिन्ना की बजाय नेहरू को चुना, तब जिन्ना ने खुंदस खाकर कम्युनलिज्म की एक्सट्रीम पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। इसके बाद से ही जिन्ना ने सेपरेट स्टेट की बजाय अब एक अलग देश की ही डिमांड करने लगे और जिन्ना जो एक समय हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते थे, उसने दोनों के बीच खाई पैदा करना शुरू कर दिया। इविल जिन्ना। जिन्ना की इस एक्सट्रीम जो कम्युनलिज्म पहले सिर्फ एलाइट मुस्लिम्स में ही था, उसको जिन्ना ने आम निम्न वर्गीय मुस्लिम्स में भी फैला दिया। और जब निम्न वर्गीय मुस्लिम्स को कम्युनलिज्म का पाठ पढ़ाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, तब इसका अंजाम भारत को दंगों के रूप में देखने को मिला। 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की डिमांड रखी। जिन्ना पाकिस्तान से कम में मानने वाले नहीं थे। हालांकि गांधी से लेकर नेहरू तक ने जिन्ना को मनाने की पूरी कोशिश की, पर जिन्ना अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। इवन उनकी इस जिद ने 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में लाशें बिछा दी। दरअसल 1946 के कैबिनेट मिशन में जब जिन्ना को लगने लगा कि उनको अपना अलग देश मिलने वाला नहीं है, तब जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के विरोध में और पाकिस्तान की डिमांड में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इसमें जिन्ना ने कहा कि या तो वो डिवाइडेड इंडिया चाहते हैं या फिर डिस्ट्रॉयड इंडिया। और इसी दिन ही कलकत्ता के साथ साथ इंडिया के बाकी शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए और हजारों लोग मारे गए। जब लगने लगा कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच खाई ज्यादा हो गई है, दंगे रुकने वाले नहीं है और पार्टीशन ही इकलौता ऑप्शन है, तो आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हुआ ही, इसके साथ साथ पाकिस्तान नाम के एक नए राष्ट्र को जिन्ना को सौंप दिया गया। अब जिन्ना ने अपनी जिद के चलते भले ही एक अलग देश ले लिया, लेकिन अपने खराब एटीट्यूड के चलते शुरुआत में ही जिन्ना ने ऐसी कई मिस्टेक की जिसका खामियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। मैं आपको जिन्ना की ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है। जिन्ना नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। फर्स्ट मिस्टेक, मेक पीपल कम्युनल। जिन्ना जिन्हें खुद नमाज पढ़नी नहीं आती थी, जो खुद पोक खाते थे। वेट, इससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबरें पढ़ने वाला बताएं, मैं इसका वैलिड सोर्स भी आपको बता देता हूं। जिन्ना के खबरी रहे उनके असिस्टेंट मोहम्मद करीम ने अपने साथ हुए वाकया में साफ साफ कहा है कि जब वो और जिन्ना डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, तब जिन्ना को पोक सॉसेजेस खाने का बहुत शौक था। इवन राइटर
KL गौबा अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं, जब उन्होंने जिन्ना को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बुलाया था तब उन्होंने इसीलिए आने से मना कर दिया था क्योंकि उनको नमाज पढ़नी नहीं आती थी। इवन रैली के समय जब अजान होती थी तब भीड़ तो नमाज पढ़ने चली जाती थी, तब जिन्ना वहीं बैठे सिगार सुलगा लेते थे और भीड़ के फिर से वापस आने पर इस्लाम खतरे में है, मुस्लिम्स खतरे में है, इसके नारे लगाते थे। खुद वेस्टर्न लाइफस्टाइल में जीने वाले जिन्ना ने मुस्लिम्स के दिमाग में ऐसा जहर घोल दिया, उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि लोग कभी धर्म से ऊपर उठ नहीं पाए। लोगों को कम्युनल बनाने के बाद जब पाकिस्तान हाथ आ गया तब जिन्ना ने कहा कि अब हमें सभी धर्मों के साथ मिलकर काम करना है, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। सीरियसली आपको लगता है अब आपके लोग आपकी ये बात मानेंगे? तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में बजाय साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करने के, बजाय एजुकेशन पर बात करने के, लोग ब्लास्फेमी जैसे कानूनों को सही करार देते हैं। सेकेंड मिस्टेक, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। आज पाकिस्तान कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर आज भी इसके मोस्टली इंस्टीट्यूशन की पावर एक के ही हाथों में केंद्रित होती है, जिसकी शुरुआत खुद जिन्ना ने ही की थी। पाकिस्तान बनने के बाद जब प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने जिन्ना से मुस्लिम लीग के लोगों के लिए कुछ करने को कहा, तब जिन्ना ने मिर्जा को ये कहकर चुप करा दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, बल्कि मैंने और मेरे स्टेनोग्राफर ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया है। जिन्ना उस टाइम गवर्नर जनरल थे। इसके साथ साथ जिन्ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने सारी पावर अपने हाथों में ही कंसोलिडेट करके रखी थी, अपने बराबर किसी लीडर को एमर्ज होने ही नहीं दिया। जहां इंडिया में नेहरू के बाद पटेल, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी जैसे बड़े बड़े लीडर्स थे, वहीं पाकिस्तान में जिन्ना के बाद जिन्ना बराबर कोई शक्तिशाली लीडर ही नहीं था। इसलिए उनकी डेथ के बाद सीधा मिलिट्री ने ही पाकिस्तान को रूल करना शुरू कर दिया, जो आज तक चल रहा है और देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। थर्ड मिस्टेक, नो विजन। इंडियन लीडर बिफोर इंडिपेंडेंस एक इंडिया का विजन देख रहे थे जो सेक्युलर हो, जहां हर कास्ट, रिलीजन, क्लास के लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ रह सकें, जहां डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को रूल करने के लिए पाकिस्तान तो चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान मिलने के बाद उसका करना क्या है इसका कुछ अता पता तक नहीं था। यानी पाकिस्तान कभी जिन्ना का ख्वाब ही नहीं था, वो तो अंग्रेजों की तरफ से फीड किया हुआ प्रोपेगेंडा था। रॉ सचिव रहे तिलक देवेशर अपनी बुक पाकिस्तान एट द हेल्म में लिखते हैं कि जिन्ना एक बेहतरीन वकील थे। पाकिस्तान जो अंग्रेजों के दिमाग की खुराफाती थी, जो अंग्रेजों का केस था, उसको जिन्ना ने बेहतरीन तरीके से लड़ा और जीत भी लिया। अगर वाकई में जिन्ना पाकिस्तान चाहते तो उसको चलाने का उनके पास विजन भी होता। इंडिया ने आजाद होते ही जहां 2 सालों में विश्व का सबसे शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, वहीं पाकिस्तान को एक तमीज का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 25 साल से ज्यादा का समय लग गया। फोर्थ मिस्टेक, एलाइटिज्म। कांग्रेस के नेहरू, गांधी, पटेल जैसे लोग जो मिलनसार थे, जिन्होंने कभी ऊंच नीच का भाव नहीं किया, जो लोगों से जुड़े हुए थे, ग्राउंडेड थे। इसलिए जब उन्होंने भारत का निर्माण किया तो उसमें आम लोगों को इंपॉर्टेंस दी। नेहरू ने आते ही लैंड रिफॉर्म्स कर जो एलाइटिज्म भारत में था उसको जड़ से उखाड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जो केवल एलाइट मुस्लिम्स की पार्टी थी, खुद जिन्ना जिनको ना तो हिंदी आती थी ना ही उर्दू, जो खाते पीते सोने में पूरे लाइफस्टाइल में ब्रिटिश थे, जिन्हें आम लोगों से मिलना तक पसंद नहीं था। उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया तो ऐसे लोगों को वीरता दी जो उन्हीं की तरह थे, क्योंकि ग्राउंड पर आम मुस्लिम्स कैसे रहते हैं उनको इसकी भनक तक नहीं थी। इवन जब इंडियन अमीरों को लगने लगा कि नेहरू लैंड रिफॉर्म्स के चलते उनकी जमीनों को आम किसानों में बांट देंगे, तब जिन्ना के कहने पर ही अमीर मुस्लिम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और आज तक वही अमीर फैमिली आज पाकिस्तान पर रूल कर रही है। और एलाइटिज्म पाकिस्तान में चरम पर है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। पाकिस्तान में अमीरों के बच्चे तो विदेशों में मौज करते हैं, वहीं गरीबों के पास खाने को आटा तक नहीं होता। फिफ्थ मिस्टेक, ऑलवेज फोकस ऑन एड। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू ने जहां इंडिया को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया, बजाय किसी से मांगने के अपनी इकोनॉमी, अपनी इंडस्ट्री पर वर्क किया, वहीं जिन्ना ने बजाय इकोनॉमी और इंडस्ट्री पर काम करने के यूएसए से पैसे मांगकर एक आसान रास्ता चुना और आने वाली जनरेशन के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया। बेंचमार्क किसका? पैसे मांगने का। जिन्ना ने यह दिखाया कि पैसे मांगकर भी
कंट्री को रन किया जा सकता है। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान लोगों के पैसे पर ही पल रहा है और आज डिफॉल्ट होने की कगार पर है। पाकिस्तान ने कभी सीखा ही नहीं कि खुद को इंडिपेंडेंट कैसे किया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अपने कर्म वापस चलकर अपने पास ही आते हैं। ठीक वैसा ही कुछ जिन्ना के साथ हुआ। जिन्ना अपने आखिरी समय में अपने ही देश में पराये हो गए थे। वो कैसे, आइए जानते हैं जिन्ना के उन आखिरी 24 घंटों के बारे में, जो जिन्ना के एक दुखद अंत को बयान करता है। लास्ट 24 हावर्स ऑफ जिन्ना। 10 सितंबर 1948 रात 10 बजे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से टीबी के चलते जिन्ना की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। दरअसल जिन्ना पार्टीशन से पहले से जानते थे कि उन्हें बहुत सीरियस कंडीशन वाला टीबी हो रहा है और ये बात उन्होंने जानबूझकर सभी से छिपा कर रखी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात नेहरू या फिर गांधी को पता चली तो शायद वो पार्टीशन में डीले कर दे और जिन्ना की मृत्यु के बाद कभी अलग पाकिस्तान बने ही नहीं। लेकिन अब जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी तो वो इसका कारण पेट दर्द बताकर सभी को मूर्ख बना रहे थे। उनकी बिगड़ी सेहत को देखते हुए उनकी बहन फातिमा ने उन्हें क्वेता के पास जियारत नाम के एक हिल स्टेशन पे रहने का आग्रह किया था। तब से जिन्ना यहीं पे आराम कर रहे थे और इनका इलाज करने की जिम्मेदारी डॉक्टर इलाही बख्श को सौंपी गई थी। वो इलाही ही थे जिन्होंने जिन्ना को टीबी होने की बात सबके सामने रखी थी। अब जिन्ना की हालत ऐसी थी कि वो कुछ खा पी नहीं रहे थे और सिर्फ बीच बीच में आंखें खोल कुछ तलाश कर रहे थे। दरअसल ये जिन्ना की जिंदगी की सबसे लंबी और बेबस रात होने वाली थी। 11 सितंबर 1948 रात 1 बजे। अब जिन्ना की हालत को बिगड़ते करीब 3 घंटे हो चले थे और इलाही लगातार उनकी पल्स का ख्याल रख रहे थे। कभी उन्हें इंजेक्शन दे रहे थे तो कभी पानी में घोल के कराची की स्पेशल दवाई। दूसरी तरफ फातिमा उन्हें जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी और उनके हाथों को हल्का हल्का मल रही थी। जिन्ना अभी भी बेसुध ही पड़े थे और उनकी बिगड़ती हालत की एक खबर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी भिजवा दी गई। सुबह 6 बजे। इस समय तक जिन्ना लगभग बेहोश हो चुके थे और अब कई घंटों से एक बार भी आंख तक नहीं खोली थी। ये देख फातिमा के मन में हजारों विचारों का सैलाब आ जाता है और अब वो बिना कोई देरी करे जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन कर उन्हें तुरंत कराची जाने का इंतजाम करने को कहती है। इलाही भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे और उन्होंने लगभग डिक्लेयर कर दिया था कि जिन्ना के ये आखिरी लम्हे हैं। दोस्तों, अब जो कुछ भी होगा वो हमें पाकिस्तान की व्यवस्था का नया चेहरा दिखा देगा। दोपहर 11 बजे बड़े से स्ट्रेचर पे जिन्ना को बेहोशी की हालत में उनके कमरे से बाहर निकाला जाता है। बड़ी सावधानी से इस पैलेस से बाहर निकाल उन्हें एक एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। इलाही और फातिमा उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और यहाँ से जिन्ना का क्वेटा तक का 2.5 घंटे का सफर शुरू हो जाता है। दोपहर 2 बजे क्वेटा हवाई अड्डे पर जिन्ना पहुंच चुके हैं और यहाँ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, एडीसी और कुछ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जिन्ना को एम्बुलेंस से निकाल वहां मौजूद उनके प्राइवेट जहाज विकिंग्स की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में उन्हें सलामी दी जाती है और लगभग बेसुध जिन्ना की उंगलियां भी उनके जवाब में उठती हैं, जैसे मानो वो अपनी मौत से पहले अपने सैनिकों को सैल्यूट कर उनका कर्ज उतारना चाहते हैं। जिन्ना मुंह से कुछ बड़बड़ाते हैं कि तब तक उन्हें जहाज में बैठा दिया जाता है। फातिमा को उम्मीद थी कि कराची में उनके भाई का इलाज दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स से होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था जिन्ना हर बढ़ते समय के साथ अपनी मौत के एक कदम करीब पहुंचते जा रहे हैं। शाम 4:15 मौरीपुर एयरफोर्स बेस में जिन्ना का जहाज उतरता है और इसी पल से जिन्ना के जीवन के आखिरी और सबसे मुश्किल पल शुरू हो जाते हैं। जिन्ना को जहाज से उतार मिलिट्री एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है और साथ फातिमा और एक नर्स भी बैठ जाती है। जिन्ना को यहां से 16 किलोमीटर दूर गवर्नर जनरल पैलेस में ले जाया जा रहा है, जहां उनका इलाज होगा। इलाही जिन्ना के डिफेंस सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी और एक डॉक्टर मिस्ट्री एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं। एम्बुलेंस बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने लगती है। एम्बुलेंस में नर्स जिन्ना को ऑक्सीजन लगाती है और फातिमा पंखे से हवा करने लगती है। इस समय तक जिन्ना की नब्ज धीमी होने लगी थी और फातिमा को बस ऐसा हो रहा था कि जल्द से हम पहुंच जाए।
तभी अचानक एम्बुलेंस बीच में ही रुक जाती है और फातिमा बाहर झांकती है तो पता चलता है कि एम्बुलेंस खराब हो चुकी है। ये देख फातिमा की घबराहट और ज्यादा बढ़ चुकी है और वो तुरंत डिफेंस सेक्रेटरी से दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करने को कहती है। डॉक्टर मिस्ट्री और डिफेंस सेक्रेटरी तुरंत दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करने में लग जाते हैं और इधर एम्बुलेंस में जिन्ना ना के बराबर सांसें ले रहे थे। जिन्ना की बढ़ती बेहोशी को देख फातिमा इलाही को इशारा करती है, जो तुरंत उनकी नब्ज चेक करने के बाद गर्म चाय का प्याला फातिमा को देते हैं। फातिमा अब जिन्ना को चाय पिलाने की कोशिश करती है, जो कुछ उनके मुंह में जाती है और कुछ बाहर निकल जाती है। पिछले 24 घंटे में जिन्ना ने पहली बार कुछ पिया था और इस कारण उनके शरीर को थोड़ी ताकत मिलती है। इतने में ही डिफेंस सेक्रेटरी और डॉक्टर मिस्ट्री दूसरी एम्बुलेंस के साथ लौट आते हैं। तुरंत जिन्ना को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है और कराची की सड़कों पे करीब 2 घंटे सफर करने के बाद जिन्ना अपने घर यानी कि गवर्नर जनरल पैलेस में पहुंच जाते हैं। शाम 6:10 जिन्ना को तुरंत एक आलीशान बिस्तर पे लिटा दिया जाता है और इलाही के साथ बाकी डॉक्टरों की एक टीम उनका चेकअप करने लगती है। अभी जिन्ना कमजोर थे लेकिन उनकी हालत स्थिर थी। इसी कारण इलाही और बाकी डॉक्टर कमरे से बाहर निकल जाते हैं और एक नर्स जिन्ना के कमरे में देख रेख के लिए रुक जाती है। कमरे से बाहर निकल इलाही फातिमा को बताते हैं कि जिन्ना साहब गहरी नींद में सो रहे हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। बस इलाही को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी चैन की नींद होने वाली थी। रात 9:15 इलाही खाना खा रहे थे, तभी उन्हें एक खबर दी जाती है कि जिन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इलाही और बाकी डॉक्टर तुरंत उनको चेक करने पहुंच जाते हैं। इलाही देखते हैं कि जिन्ना का शरीर पसीने से लथपथ होने के साथ लगभग ठंडा पड़ चुका है। ये देख इलाही तुरंत जिन्ना को एक हार्ट टॉनिक का इंजेक्शन देते हैं। इसके तुरंत बाद वो जिन्ना के बिस्तर को उनके पैरों के नीचे से थोड़ी हाइट पे उठवाते हैं ताकि ब्लड फ्लो उनकी टांगों से दिल की डायरेक्शन में हो जाए। जब इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो अपने साथी डॉक्टर शाह को एक इंजेक्शन नसों में लगाने को कहते हैं। इन सब के बीच एक नर्स लगातार जिन्ना को ऑक्सीजन भी दे रही थी। ये सारा दृश्य फातिमा भी अपनी आंखों से देख रही थी और उनकी आंखें आंसुओं से लगभग भर चुकी थी। डॉक्टर शाह जो नसों में इंजेक्शन लगा रहे थे वो भी नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि इस समय तक जिन्ना की नसें भी सिकुड़ चुकी थी। इलाही एक आखिरी कोशिश करते हुए इंजेक्शन में दवाई भर जिन्ना को लगाते हैं, लेकिन तब जिन्ना सांसें लेना बंद कर चुके थे और फातिमा की आंखों से भी आंसू फूट फूट के निकलने लगते हैं। 10 सितंबर 1948 को रात 10 बजे पाकिस्तान को जन्म देने वाले जिन्ना का जीवन हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। जिन्ना अगर थोड़ा भी संयम दिखाते, ग्राउंडेड रहते, तो वो समझ पाते कि आखिर इंडियन कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स चाहते क्या हैं। उस समय के मुस्लिम्स बजाय एक अलग देश के एजुकेशन चाहते थे, हेल्थ केयर चाहते थे, सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। जिन्ना ने मुस्लिम्स के असली मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय सिर्फ उन्हीं मुद्दों को आगे किया जिसमें उनके खुद के इंटरेस्ट जुड़े थे और जिन्ना की इसी खुदगर्जी के चलते करोड़ों मुस्लिम्स को एक ऐसे देश में सेटल होना पड़ा जिसका अस्तित्व ना तो कल था ना ही आज है। पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद आज भी पाकिस्तान के मुस्लिम्स भारत के मुस्लिम्स को अच्छी कंडीशन में देख दुआ करते हैं कि काश वो भी भारत का हिस्सा होते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ऐसी ही किसी हिस्टोरिकल फिगर पर बेस्ड इंसाइटफुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में उनका नाम जरूर लिखेगा। जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा भाई, ये जितने फैक्ट्स भाई ने बताए हैं, मतलब वो अपनी दोस्त की बेटी के साथ, उसके बाद ये मतलब उनके जो मोहम्मद करीम उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके मुताबिक वो पिग खाते थे, यानी कि हम तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, सुअर बोलते हैं उसको, उसका गोश्त खाते थे, शराब पीते थे। एक सेकंड, नमाज नहीं पढ़नी आती थी, उसने बकायदा रेफरेंस दिए, BBC हिंदी के रेफरेंस दिए भाई ने। तो किसके? BBC हिंदी नहीं, मतलब BBC है ना, बहुत बड़े ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना, उसके सबूत दिए हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट लगाए, उनका हवाला दिया है, मोहम्मद करीम उनके सेक्रेटरी और जो एक और हिंदू
एक और यार किसी के नाम ले रहे थे, उनके मुताबिक जब उनको बुलाया गया नमाज पढ़ने तो उनको उसने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, मुझे आती नहीं है। अगर उनकी जारी असर भाई उसने ये कहा कि मुझे नमाज पढ़नी नहीं हाँ, आती, ये वीडियो में बताया गया। हाँ ये बोला, अपने आप को जरा दुरुस्त करो। मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, मैं यही सुन रहा था। वो बात ये हुई थी कि वो नहीं गए थे और ये बात बावर करने की कोशिश की कि क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती थी। अच्छा अगर ज़ाहिरी चाल ढाल उनकी शक्ल और सूरत खतो खाल देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो मगरबी कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। अगर क्योंकि मैं ना, मैं अगर पहनता हूँ, ये मैंने टी शर्ट पहनी है, आपने टी शर्ट पहनी है, ये भी एक मगरबी कल्चर है। हम इम्प्रेस हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको मुझे एक बात बता, हम इसको इस्तेमाल मुझे करें। एक बात बता, आप इलामा इकबाल को क्या मानते हैं लामा इकबाल के इशार थे बहुत बड़े, और क्या मानते हैं? इसके अलावा और पर्सनली आपसे क्या कहते हैं? पर्सनली मैं उसे एक इंसान मानता हूँ, इससे आओगे बस और क्या चीज़ चाहिए, मैं इंसान मानूँ उसको। मतलब कि हम उन्हें ऐसा शायर मानते हैं कि जिसके शेरों से लोग इम्प्रेस हुए और उन्होंने आज़ादी की तारीख चलाई और उसमें काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया। और यहाँ तक भी हम मानते हैं कि उसकी शायरी से मालूम होता है कि वो अल्लाह के दरवेश हैं, एक अच्छे इंसान है। अच्छा, मुसलमान के लिए जो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा दाढ़ी, वो तो उनके चेहरे पर भी नहीं थी। तो आप क्या कहेंगे किसी की ज़ाहिरी शक्ल और चाल ढाल को देखकर आप क्या कहेंगे कि ये इसके दिल में क्या है? वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ जो कहते हैं मोहम्मद जिन्ना है वो मुझे कहीं से भी ना शक्ल सूरत को लिहाज से अल्लाह बेहतर जानता है, उनके ईमान अल्लाह उनके साथ। अच्छा, एक बात को ना बहुत कन्वर्ट करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों का ख्वाब था और जो कहते हैं हमने पूरा किया। यार देखे मुझे एक बात बता, कितने दुनिया में वकील होंगे उस वक्त? जारी बात है हिंदू लोग भी वकील होंगे, ये तो नहीं कि लाजमी एक मोहम्मद अली नहीं वकील था। कितने लोग वकील होंगे? एक मिनट मेरी बात सुन रहे, किसी और के दिमाग में ये बात क्यों नहीं अंग्रेजों ने डाली कि यार आप अलग मुल्क बनाए? मैं बताता हूँ, लिंकन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, यूके के लोगों की या यूके के कल्चर की या मगरब के कल्चर की उन पर छाप नज़र आती है। ठीक है, ये आप माने या ना माने, उनका पैंट टाई पहनना, पैंट कोट पहनना, टाई पैंट पहनना, हैट पहनना, ये सारे 3 पीस पहनना, ये इंडिकेशन है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना। अच्छा, एक बात मुझे बता यार, अच्छा कर ले, बाद में करूँगा। मैं ही हूँ ना, मैं अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब क़ायद आज़म ने किया क्या है कि क़ायद आज़म ने किया है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क बुनियाद डाली है जो प्योरली तौर पर प्योर एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई। जो बंदा उसकी बुनियाद डाल रहा है वो खुद उस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद को माने का पैरोकार नहीं है। पैरोकार का मतलब ये है कि उसकी सुनते रसूल नहीं है। एक बंदा मैं ही एक मिनट मेरी बात सुन रहे, तुम्हें किसने कहा कि मुस्लिम लीग की बुनियाद जो है वो क़ायद आज़म ने डाली है? मैं पाकिस्तान की बुनियाद की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने की तारीख मेरे भाई बहुत पुरानी है। सर सैयद अहमद खान से शुरू किया, उससे भी पहले की है, उससे पहले भी काम किया गया। सर सैयद अहमद खान से भी पहले की ये तहरीक है मेरे भाई। काफ़ी लोगों ने इसमें अपनी जान दी है, काफ़ी लोगों ने अपना माल दिया, अपना वक़्त दिया इसको। ये इसको क्यों बनाया गया लीडर, इसको क्यों आगे रखा? क्योंकि ये अंग्रेज़ों से बात करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था मेरे भाई, क्योंकि इसे अंग्रेज़ी पर अबूर था। ये एक वकील था और वकील जो होते हैं वो मेरे भाई टू द पॉइंट बात करते हैं। वो छोटी छोटी बारीकियों को जानते हैं कि सामने वाले की कौन सी बात को कहाँ पर पकड़ना है। ये वकालत करते हैं, इंडिया के भी लोग करते होंगे, वो बेहतर जानते हैं। ये एक वजह थी उन्हें आगे नुमाइंदा बनाकर और लीडर बनाकर लाने की, लेकिन वो अकेला नहीं था मुल्क को बनाने के लिए। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दी हैं इसमें। मैं ये भी मानता हूँ क़ायद आज़म काफ़ी अर्सा कांग्रेस में भी रहे और सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते रहे, मैं ये मानता हूँ। बाद में कम्युनलिज्म की तरफ वो क्यों आए ये नहीं पता। क्या अगर वो सेकुलरिज्म में पहले आए, बाद में कम्युनलिज्म जो है रिलीजियस अक़दार को फ़रोग़ देने लगे हैं, इसके पीछे उसके राज क्या है? ये जो एलिटिज़म है ना, ये वाकई पाकिस्तान बनाई एलिट लोगों के लिए गया। ये तो बकवास है, जितनी को कर ले, हम किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं। मुझे साबित करा पाकिस्तान पर राज कितने घराने कर रहे हैं। मुझे एक बात बता, यही 100 मेरी बात सुन ले, एक बात ही काफ़ी होती है। वो कहते हैं ना कि देग में से एक चावल ही चखना बहुत होता है।
अभी इस वीडियो में ये बताया गया कि जितने अमीर लोग थे उन्हें बुला लिया गया इंडिया से पाकिस्तान में। अच्छा मुझे ये बता, सिर्फ अमीर लोग आए थे, गरीब कोई नहीं आया था इंडिया से? सारे आए थे। सारे आए तो थे। यार आप बात गलत समझे हैं। नहीं मैं गलत समझा। जितने हमारे जो साबित करने की कोशिश की जा रही है ना, अगर हम नरेंद्र मोदी मिस्टर मोदी के बारे में कोई बात करें ना, तो आपकी वहां से भी आग निकलेगी जहां से कुछ और निकलता है। समझ में आई मेरी बात? तो कुछ जबान संभाल कर बात की जाए तो बेहतर होगा। अच्छा अब मैं भाई- नेहरू जी की बात करने लगूं, महात्मा गांधी की बात करने लगूं और अपने पास से बातें करना शुरू कर दूं और इधर उधर के हवाले देना शुरू कर दूं तो आप मान जाएंगे? चले आप हवाले दें। मुझे एक बात बता, आप गांधी जी मेरी के बात बारे में सुनो। दें हवाले, बीबीसी के सबसे लिए बड़ी ये जो बकवास की जाती है एज ए मुस्लिम, चाहे वो मुसलमान चलता है दीन पर पूरे तरीके से नहीं चल सकता, एक अलग मसला है। जो कलमा पढ़ने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ये पढ़ने वाला है उसे बखूबी पता है कि ये गोश्त जो है ये हराम है और सख्त तरीन हराम है, कभी भी ये वो नहीं खाने की कोशिश करेगा। तो ये बकवास करते जा रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं और उसको मानते जा रहे हैं। चलो मैं सारी बातों को मान लूँ कि चलो उनकी अल्लाह वगैर वाली बात भी हो सकती है, एज इंसान वो भी एक इंसान ही थे, मुसलमान थे, मतलब कि वो जो सिगार पीने वाली या नमाज नहीं पढ़ते या ये बातें मैं मान लूँ। मैं ये बात कैसे मान लूँ कि एज एक मुस्लिम जो पढ़ा लिखा बंदा है, जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है, वो ये काम कर सकता है। अच्छा भाई शुक्र है इस चीज़ का है कि उनकी वीडियोस मौजूद है, उनके मतलब के फोटोज मौजूद हैं कायद आज़म के। अगर ना होते, अगर मुझे एक बात बता, फोटो मौजूद हैं उनके, वो खाने वाले फोटो किधर है? मेरी बात सुन ले, मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं मानता हूँ कि अगर उनकी वीडियोस या फोटोज ना होते ना, जिस तरीके से उन्होंने कंट्री बनाया है कि इस्लाम के नाम पर, मैं दावे से कहता हूँ वो सारे ही इसको दाढ़ी वाला शलवार कमीज में या धोती में तस्वर करते कि यार ये बंदा धोती में होगा, शलवार कमीज में होगा, फलां होगा, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहा था, एक इस्लामिक स्टेट बना रहा था, तो उसकी जो सोच, उसके मुताबिक जो लोगों की सोच होनी थी ना, वो यही होनी थी। ये तो भला है उस कैमरे आ चुका था, वीडियोस बनी हुई है, वो सिगार पीता था, 3 पीस पैंट कोट पहनता था, हैट पैंट पहनता था, वो टोटली मगरब का बशिंदा। मेरी बात सुन, वो तो तब पहनता था, बहुत पहले 47 से पहले का पहनता था। मुझे ये बताओ, चलो हम तो कहते हैं मुसलमान है लेकिन पूरे मुसलमानी हम में नहीं है, ये तो चलो मान लिया कि कहीं पर हमें गलती है। जो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग हैं उनका कौमी लिबास कौन सा है? क्या वो पैंट कोट 3 पीस वगैरह कुछ भी नहीं पहनते? नेहरू जो उनकी पाबंदी नहीं है, देखा मेरी बात, उनकी पाबंदी नहीं है, हमें पाबंदी है, ये फर्क रखना। हमें शलवार कमीज पहनने की पाबंदी है, बात करने का उनकी पाबंदी नहीं है। पाबंदी का नहीं है। मेरा बात करने का मकसद पाबंदी करने का नहीं है, मेरा बात करने का मकसद है कि अगर आप जो चीज चाहे कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो, अच्छा लगे वो कर सकते हैं, तो अगर वो बंदा पढ़ा लिखा था, उस वहां से उसने माहौल से में रहा, उसने सब कुछ वहां से सीखा, उसके बाद में अगर वो नहीं छोड़ना चाहता एज ए मुस्लिम, हालांकि गलत है, मैं इसको ठीक नहीं कहूँगा, तो इससे कोई इतना खास फर्क उसकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ता मेरे भाई। ये एक मैं बात बता दूँ, हमने ये टी शर्ट वगैरह पहनी है या जो कुछ भी पहना है, इससे के पहनने से क्या हमारे ईमान में कमज़ोरी आ गई? मुझे ये बात बताओ। वो बंदा जिसने अपनी बीमारी का ख्याल नहीं किया, अच्छा अगर उसे अपने बारे में ख्याल होता कि यार मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, अपना इलाज करवाऊँ, तो सबसे पहले मेरे भाई वो इतना अहम इंसान था पाकिस्तान के लिए कि वो सबसे पहले अपना इलाज करवाता, सबसे पहले वो अपनी बात करता, ना कि दूसरे लोगों की बात करता। उसने इस बीमारी को छुपाया किन लोगों से? अंग्रेज़ों से। आप कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये ख्वाब दिखाया था और ये करने लगा, तो इसने उन लोगों से क्यों अपनी बीमारी छुपाई? क्योंकि ये जानता था अगर मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो ये डेट बढ़ाते चले जाएंगे, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में ये काम ना हो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है आपके झूठ का, कि अगर अंग्रेज़ों ने उसे ये ख्वाब दिखाया होता, अंग्रेज़ों ने सपोर्ट की होती मेरे भाई, तो वो अपनी बीमारी सबसे पहले अंग्रेज़ों को बताता। लेकिन मैं इतना मानता हूँ वो बंदा मुसलमान कहीं से मिलता नहीं था, सच बात। मुझे ये बता, ये जो नाजिया इलाही बैठती है तुम्हें कहाँ से मुसलमान लगती है?
क्यादे आजम ये जो कहीं बहस से है, एक मिनट मेरी बात सुन ले। मुसलमान ही नजर मेरी आता। बात सुन ले। उसके ना कोई चाल, ना कोई ढाल, ना कोई बात, ना कोई तरीका, ना कोई नमाज, ना कुरान, ना खान पीन, ना सिगार, ना शराब, ये सारी चीजें देखो तो ये मेरी बात सोचता है कि वो मेरी बंदा बात सुन। मुसलमान नजर नहीं यार आता। मेरी बात सुन। आगे अल्लाह का और उसका अपना मामला है। मेरी बात सुन ले। अब जो हमारे यहाँ से गाँव से लड़के जाते हैं यूरोप में कहीं नौकरी करते हैं या मुलाजमत करते हैं, जो भी वहाँ करते हैं, क्या वो लोग वहाँ पर शराब नहीं पीते? यहाँ पर नहीं पीते? क्या लोग वो टाई कोट पैंट वगैरह नहीं पहनते? वो सब कुछ नहीं करते? तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? यार एक बंदा प्योर इस्लामिक स्टेट मुझे एक बात बता, क्या वो खुद नबी के सुन्नत पर नहीं चल रहा, वो दूसरों को कैसे एक मुल्क वो बना कर देगा जिसमें सुन्नत होगी? मुझे ये बता। मुझे एक बात बता, सुन्नत की बात। चल इधर यार, सहाबा कराम ने सल्तनत में बढ़ाई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सल्तनत बढ़ाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाई, उमर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बढ़ाई, सब ने बढ़ाई। मुझे साबित करा कि किसी एक की दाढ़ी जिसकी नहीं थी। मुझे एक बताओ, जो पैंट कोट पहनते हो या ये फॉलो करते हो वो किसी और मजहब के लिबास को। मुझे एक बात बता, क्या उस वक्त टाई कोट या पैंट वगैरह था? लेकिन थे इस्लामी लिबास तो फॉलो करते थे ना, इस्लामी लिबास, क्रिश्चियन लिबास तो फॉलो नहीं करते थे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो ऐसी हस्तियां जिनके बारे में कुरान पाक में कहा गया है कि हमने जैसी जमात आपको अता फरमाई है, ना पहले कभी। यार मानो जो जितनी मर्जी बहस करते और जाओ, ना तुम्हारी बात अपनी की सोच है, सोच मेरी अपनी सोच है। मेरी सोच है क्यादे आजम को वाकई इंस्टॉल किया गया था, क्यादे आजम को लॉग इन किया गया था। मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दी है कि अगर उन्होंने इंस्टॉल किया होता ना मेरे भाई, अगर अंग्रेजों ने उन्हें इंस्टॉल किया होता तो वो अपनी बीमारी कभी भी उनसे न छुपाता। वो उन्हीं के मुल्क में जाके ऐलान करवाता। मुझे इस चीज पर भी डाउट है कि क्यादे आजम पता नहीं क्यों ये मुल्क बना कर गया है और इस मुल्क का कोई फायदा नहीं हुआ बनाने का और फलाप चल रहा है। वो ये उनकी शायद उस गलती की गुनाह की सजा मुझे सुबह बंगाल में छोड़ा जाता, जब ये हिंदुस्तान मतलब बरसगीर इकट्ठा था, तो ये बंगाल में छोड़ा जाता था, तो मुसलमानों की हालत वहां अपनी आंखों से देखता, तुझे खुदा वहां पैदा करता। तो जो हशर बंगाल के साथ हुआ था मेरे भाई, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जहाँ पर मुसलमानों के साथ। यार मैं कैसे मान लूं, क्या आज इंडिया के अंदर मुसलमान नहीं रह रहे? क्या आज मेरे भाई मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह रहे? मेरे बात सुन, बैन अवी इदारे थे उस वक्त, बनाए गए थे? पहले नहीं थे। आज तो कुछ गलत करेगा तो प्रोटेस्ट कर सकता है, तुम्हें दुनिया देख सकती है। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त जंगल का कानून था मेरे भाई। आपने मुल्क बनाया था, उस वक्त ही बनाया था ना। आप जब मुल्क बना रहे थे उसके बाद आप उससे पहले भी मुसलमान उधर, फिर जो मुसलमान उधर हिंदुस्तान में रह गए वो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आए? वो भाई उनकी अगर उन पर जुल्म होता तो वो पाकिस्तान में आना मेरी जाता। बात सुनो भाई, ओ मेरे भाई मेरी बात सीधी सी बात है। अगर मेरी बात सुन, अगर सब मुसलमानों पर जुल्म होता तो वो सारे के सारे इधर आ जाते। इस बात में मैं कहता हूँ कि हो सकता है जिन इलाकों पर कोई नॉर्मली चार्जेस चल रहे थे, ठीक था माहौल, वो नहीं आए। ठीक है, जिनकी मर्जी थी, जिन पर जुल्म हो रहा था वो आ गए, या जो नजदीक थे वो आ गए। आज तक समझ नहीं आई पाकिस्तान बनने के मकसद की। पहला मकसद ये कि भी उधर हिंदू मुसलमान इकट्ठे हैं, सबसे मेन मकसद यही था कि हिंदू और आग और पानी को इकट्ठे रखने के बराबर है, या यूँ समझ लें कि आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हिंदू और मुस्लिम जुदा जुदा है, इनको एक अलग मुल्क बनाओ। तो अगर ये कंसेप्ट होता तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान ना उधर होते, पाकिस्तान में होते। अगर हैं तो अगर फिर इंडिया फिर भी तरक्की कर रहा है, दंगे फसाद नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कि जो हमारा कंसेप्ट था, हमारा मकसद था पाकिस्तान बनाने का, वो फ्लॉप हो चुका है, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। ठीक है, ये आपकी सोच है। चलो क्या कंक्लूड करते हैं वीडियो। शानदार थी वीडियो, काफ़ी बातें जो नहीं पहले भी पता थी वो भी इसमें पता चल गई। उनकी बीमारी पर हम बात नहीं कर सकते, वो तो एक अलग सीन है, लेकिन वो करेंगे भी नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।